मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में सिलसिलेवार मैं और देवेश मित्र त्रिपाठी जी लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी धाराओं पर चर्चा हुई। बैठकों में भी मैं बराबर इस बात पर जोर देता रहा कि जन सूचना अधिकारी सूचना दें, और यहीं पर आवेदक हमको मिलते हैं। मैं उनसे प्रायः आग्रह करता हूं कि आरटीआई ऐसी मांगे जो लोकहित में हो। लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 बनने के बाद अगर शुरुआती दौर के कुछ वर्षों को छोड़ें तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी वैसे वैसे आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग भी बढ़ता गया। हम आरटीआई एक्टिविस्टों की बात आज नहीं करेंगे जो एक प्रकार से आरटीआई एक्ट को सिर के बल खड़ा कर दिया है जिन्होंने। आज उन आरटीआई एक्टिविस्ट्स की बात करेंगे जो आरटीआई एक्ट को जिन्होंने सिर के बल तो नहीं खड़ा किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं इसका दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं। जैसे एक है धारा 18। धारा 18 30 दिन के भीतर कोई वादी धारा 18 में आ सकता है यह कहकर कि हमको सूचना नहीं मिली। आरटीआई एक्ट में धारा 18 में जो कंप्लेंट की धारा है कोई रोक नहीं है, ये सही है। और धारा 18 में कोई भी आ सकता है, कोई भी वादी आ सकता है। लेकिन अब कंप्लेंट की धारा का दुरुपयोग करते हुए आरटीआई जो लगाने वाले हैं, जो जानकार हैं, जो कहते हैं कि उनके अंदर सूचना की भूख है और लोकहित साधना उनका उद्देश्य है, प्राय अनुभव में आया मेरे, उन्होंने धारा 18 का दुरुपयोग किया। धारा 18 के बारे में, नियम उपनियम के बारे में देवेश मित्र त्रिपाठी जी की जब बारी आएगी तो बताएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं कि धारा 18 का जितना दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर के हमारे अंदर चिंता भी है। और प्राय लोगों को मैं कहता हूं, जैसे धारा 18 जो हमने समझा, धारा 18 माने कंप्लेंट की धारा वह है जिसमें 30 दिन के भीतर अगर आपको सूचना न मिले तो लगे कि आपकी आपको जो सूचना बाद में मिले वो निरर्थक हो जाएगी। धारा 18 का कुल प्रैक्टिकल मतलब इतने है कि जब सूचना न मिले 30 दिन के भीतर तो आपको ऐसा लगे कि अब सूचना की जरूरत आपको नहीं है। इसलिए धारा 18 जो कंप्लेंट में आते हैं वो दंड की धारा है, सूचना का प्रावधान उसमें नहीं है। हम जन सूचना अधिकारी से स्पष्टीकरण कॉल करते हैं। अगर उनका स्पष्टीकरण वाजिब लगा, तर्कसंगत लगा, जैसे कि अगर उन्होंने कहा कि सूचना देने में हमको तर्कसंगत रूप से ये विलम्ब हुआ, तो हो सकता है हमको ये लगे कि वास्तव में तर्कसंगत इनका स्पष्टीकरण है, तो हम सूचना देने के लिए कह भी सकते हैं। दंड के लिए हम दंड भी उन पर लगा सकते हैं। लेकिन यह हर मामले में नहीं है। जैसे अब मनरेगा में कोई कहे कि हमको 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिली, अब इनको दंड दीजिए। तो अगर मनरेगा के 30 दिन में सूचना नहीं मिली, कोई पहाड़ थोड़ी नहीं टूट पड़ा। कंप्लेंट की धारा वह होती है कि आपके जीवन की सुरक्षा हो, आपके सर्विस का कोई मैटर फंसा हो, कोई हाई कोर्ट में कोई मामला लगा हो जिसमें आपके सबूतों की जरूरत हो, तो धारा 18 का उपयोग करें। और शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया था 26 फरवरी 2019 को, तो शुरू में हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ा था। फेस इतना करना पड़ा था, एक एक आरटीआई एक्टिविस्ट, पता चला 50 केस लगे हैं और 2-3 आरटीआई एक्टिविस्ट मिल करके 30 से 35 केस धारा 18 में चले आते थे। जब मैं उनसे पूछता था कि इसमें लोकहित क्या है, तो वो बता नहीं पाते थे। बहरहाल हम विधि सम्मत तरीके से उनका हम निस्तारण करते रहे हैं और अभी आगे भी करेंगे। लेकिन
धारा 18 पर जो जब विधिवत हम बात करेंगे नियम उपनियम की, तो देवेश मित्र त्रिपाठी जी से हम चर्चा करेंगे कि जो हमने कहा, क्या उसमें कुछ जोड़ने के लिए आपके पास है? हाँ, सर नमस्कार सर। या वास्तव उसमें में हाँ, सर मैं सबसे पहले निश्चित है ये तो बढ़िया है सर, क्योंकि आरटीआई एक्ट का मूल उद्देश्य ही है कि अधिक से अधिक सूचनाएँ अंतिम व्यक्ति तक इन सूचनाओं का प्रवाह हो और लोग अपने कार्यों को, शासकीय कार्यों को जानें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य ही है। धारा 18 अगर देखें इस एक्ट में लाने का मूल प्रावधान ये था, जिससे जन सूचना अधिकारियों पे नियंत्रण रखा जा सके। जो उद्देश्य दोनों का धारा 18, धारा 19 की जब बात करें, तो निश्चित सर्वप्रथम और इसमें कई केस का आया है सर, आपने हम लोग ज़िक्र भी करेंगे सर उसपे, आपने जैसा कहा है। लेकिन सर्वप्रथम ये सही बात है कि पहली कोशिश सबकी होनी चाहिए कि जहाँ 2 उपचार हैं, जहाँ 18(1) का भी उपचार है और 19(1) का भी उपचार है। अर्थात एक आवेदक के पास अगर 30 दिनों में सूचना नहीं मिली, तो उसके पास 2 उपचार होते हैं, या वह प्रथम अपील में जाए सेक्शन 19(1) के तहत, या 18(1) के तहत वह कंप्लेंट में आए। तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए, तो सेक्शन 19 का उपयोग करते हुए वह प्रथम अपील में जाए। प्रथम अपील के बाद अगर सेक्शन 18 में भी ये बाध्यता नहीं है, मैं स्पष्ट खोलूँ कि 18 में आने, धारा 18 में आने के लिए उसे सेक्शन 19 जो सब सेक्शन 1 है, उसका उपचार करके आए, ऐसी बाध्यता नहीं है, इस पे विस्तृत चर्चा होगी। परंतु कई जगह ये कहा गया कि अगर दोनों उपचार आपके पास उपलब्ध हैं और जो 19(1) है, वह 45 में कहीं नहीं बांड करती है प्रथम अपील को कि इसका निस्तारण करें। तो कोशिश ये होनी चाहिए प्रथम दृष्टया सदैव प्रथम अपील के उपरांत ही धारा 19(3) अथवा 18(1) का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि जो आपके पास एक उपचार 19(1) का है, तो उसका उपयोग करते हुए आप आइए, वह एस्टेब्लिशमेंट और अलग होता है। ऐसी बाध्यता नहीं है कानूनन, क्योंकि जो 18 की अगर हम बात करें, तो जो एक्ट का सेक्शन 18 है, इसमें 4 सब सेक्शन है और इसमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में 6 क्लॉजेज़ हैं, 6 क्लॉज दोनों में है। प्रथम तो हम अगर 18(1) की बात करें, 18(1) में 6 जो ये है सब सेक्शन, उसमें से 6 सब क्लॉज है। वह सिर्फ 6 सब क्लॉज ये बताती है, जैसे हम अगर कहें 18(1) का सेक्शन जो क्लॉज ए है, ये कहता है कि जब ये एक्ट अपने उसमें आया, अस्तित्व में आया, तो ये कहा गया 100 दिनों के अंदर प्रत्येक विभाग, विभागाध्यक्ष, प्रत्येक जनपद स्तर तक, अंतिम स्तर तक वो कोशिश करेगा कि जन सूचना अधिकारी अथवा सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य कर दे, जिससे प्रत्येक आवेदक को सूचना लेने के लिए कम से कम बहुत दूर तक और बहुत भागम भाग न करना पड़े। तो सेक्शन जो 18 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ये कहता है कि अगर किसी विभाग द्वारा किसी की जन सूचना आवेदन प्राप्त करने के लिए, चाहे वो इन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन अफसर हो, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हो या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर हो, वो अथवा सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है, जिस कारण आवेदक अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता। दूसरी जगह ये कहा गया कि ऐसी स्थिति में 6(1) लेने के लिए जो 6(1) है, 7(1) के अंतर्गत उसको जो अधिकार प्राप्त है, या 19(1) जो है, धारा 19(1) अथवा धारा 19(3) के अंतर्गत जो द्वितीय अपील है, इसे प्राप्त करने से कोई जन सूचना अधिकारी अथवा सहायक जन सूचना अधिकारी इनकार कर दे। दोनों स्थितियां बनाई गई। अर्थात सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ये कहता है कि अगर कहीं भी कहीं जो जन सूचना अधिकारी या जन सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण कोई आवेदक आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता, अथवा जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी किसी का आवेदन अथवा प्रथम अपील या द्वितीय अपील, सर हमने तब भी ये बात रखी थी कि प्रत्येक का केवल ये नहीं है कि वह द्वितीय अपील को या प्रथम अपील को लेने से इनकार करेगा कोई लोक प्राधिकारी, हमने इस पे डिफिनीशन भी हम लोगों ने रखी थी कि लोक प्राधिकारी और जन सूचना अधिकारी के बीच डिफरेंस क्या है। तो इसके अंतर्गत अगर वो लेने से कि पर द्वितीय अपील हम नहीं लेंगे, आप वहां प्रेषित करिए, ऐसी स्थिति में भी जो हमारा सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ई होता है। और इसका क्लॉज 1 का बी ये कहता है कि कहीं भी लेने से सूचना आधारित है, वो सूचना देने से मना कर दिया, आवेदन नहीं लिया और देने से मना कर दिया। सेक्शन सी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तो ये सेक्शन वही जो भी सर ने अभी चर्चा करी, इसमें 30 दिन, इसमें सर केवल 30 दिन की बाध्यता नहीं है, उसमें ये है कि जो निर्धारित समय सीमा है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, 30 दिन है।
और उसके बाद में 35 दिन है और 40 दिन है। अंतरण के क्रम में। जैसे अंतरण का संबंध है तो उसमें 35 डेज है, और जहाँ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने सेक्शन 11 की चर्चा करी थी, तो उसमें हम लोगों ने 14 डेज ये बताया था, 14 डेज उसके बाद उसको अवधारित करना है और वो इसका उपयोग कर सकता है। अर्थात अगर इतने दिनों में उसके आवेदन का निस्तारण नहीं होता है, तो कहीं न कहीं वो सीधे 18 में भी आ सकता है, और अथवा वो 19(1) के अंतर्गत, तो ये सेक्शन सी का क्लास करता है। आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।